गाइस आज हम आपके लिए एक ऐसे स्टॉक की एनालिसिस लेकर के आए हैं जिसमें मुझे पर्सनली एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ रहा है कि कुछ तो बड़ा इस स्टॉक में हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस साल की बजट स्पीच हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की सुनोगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही उन्होंने बताया है कि वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए एक अलग से फंड लेकर के आ रही, मोर लाइक अ पीएलआई स्कीम। तो उससे मुझे दिमाग में आया है कि कौन सी कंपनीज है जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया में बनाती है। इससे मुझे एक कंपनी का नाम समझ में आया जिसकी वैल्यूएशंस अभी काफी लो पर है। एंड गेस व्हाट, अभी इस वैल्यूएशन पर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी इसीलिए भी बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि ये स्टॉक पिछले एक साल से ज्यादा से गिरता जा रहा है लगातार। एंड जिन रीजंस की वजह से ये गिर रहा था, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव रीजंस अब पॉजिटिव में कन्वर्ट होते आ रहे हैं। तो जहां पर स्टॉक की वैल्यूएशन इतनी चीप है और अपकमिंग टाइम में हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, दैट मार्क्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। स्टॉक का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, जिसके चार्ट पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है। तो स्क्रीन पर पूरा समझते हैं एंड पूरी एनालिसिस मैंने दिल से मेहनत करके अपना बेस्ट देकर बनाया, बहुत मजा आएगा। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं कि क्यों मुझे इस पॉइंट पर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। अगर आप वीकली चार्ट पर इस स्टॉक को देखो तो जो 200 ईएमए है, जिसको 2020 के बाद से इसने कभी भी क्रॉस करके नीचे नहीं आया था, उसी 200 ईएमए लाइन के ऊपर ये उसके आसपास सपोर्ट ले रहा है। एंड अगर ये 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर जाता है और ये जो अपनी लाइन आ रही है 30 ईएमए की पतली वाली, इसके ऊपर आ जाता है, तो हमारे को एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। रीजन, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं एज ऑफ नाउ। जिन रीजंस की वजह से ये स्टॉक इतने टाइम से फॉल कर रहा था, वो रीजंस अब कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव साइड पर आ रहे हैं। और स्टॉक की ग्रोथ के लिए कंपनी की रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले ईयर में हमें देखने को मिलने वाली है, ऐसा इसकी मैनेजमेंट का कहना है। और सिमिलर टाइप का सेंटिमेंट हमें स्टॉक की वॉल्यूम पर भी दिख रहा है कि किस तरीके से हाई बाइंग वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू आसपास की लो छोटी छोटी सेलिंग वॉल्यूम कैंडल्स। तो जब स्टॉक इन दोनों ईएमए के ऊपर सर्वाइव कर जाएगा, ये जो अपना रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर टिक जाएगा, तो हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई दे सकती है। अब समझते हैं इस कंपनी के थोड़े बहुत फंडामेंटल्स, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आए कि आखिर क्यों ये स्टॉक अभी के टाइम पर बुलिश नजर आ रहा है। सो फंडामेंटल समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि भाई कंपनी करती क्या है। तो कंपनी क्रेन्स बनाती है, पिक एंड कैरी क्रेन्स। आपने देखा होगा कुछ मूवेबल क्रेन्स इस टाइप के होते हैं, फिर आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे टावर क्रेन्स इस टाइप के देखे होंगे। तो उन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को, ये सारे क्रेन्स इनके कोर प्रोडक्ट है। इसके अलावा कुछ कुछ और भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है जो कंपनी खुद से मैन्युफैक्चर करती है। अब अगर देखा जाए कि इनके प्रोडक्ट किन किन इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, लॉजिस्टिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस में, एग्री सेक्टर में भी यूज होते हैं। मान के चलो जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो पूरी इंडिया की ग्रोथ को आगे लेकर के चलते हैं, यानी कि अगर ये सेक्टर्स डेवलप होंगे तो इंडिया ग्रो करेगा, तो वैसे ही सेक्टर्स में कंपनी का प्रोडक्ट जाता है। और इंडिया को तो ग्रो करना ही है, तो जब तक इंडिया ग्रो करता रहेगा ये सारे सेक्टर्स में काम चलता रहेगा और इन सभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की हमें रिक्वायरमेंट लगती रहेगी। अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर हैं, जहां पर इनका 63% मार्केट शेयर है मोबाइल क्रेन सेगमेंट में, इस क्रेन में, और अराउंड 60% टावर क्रेन शेयर में इनका मार्केट शेयर है, विच इज समझ लो एक तरीके से ये मार्केट लीडर है। तो जब भी पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इन सभी सेक्टर्स में ग्रोथ आएगी, तो इस कंपनी में ग्रोथ आना एक तरीके से तय है। ये कुछ कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है। अभी इनके ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर सेगमेंट में भी एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। धीरे धीरे इस सेगमेंट में भी ये मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। प्रेजेंटली इनके रेवेन्यू में मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 45% है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से इनको 35% की रेवेन्यू आ रही है, एग्रीकल्चर से 7%, रियल एस्टेट से 13%। और जो प्रॉफिट मार्जिन आगे चल करके हम लोग देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक यानी कि जो क्रेन्स वगैरह बनाते हैं, इसमें इनका प्रॉफिट मार्जिन लगभग आज के डेट में 20% के आसपास का चल रहा है, जो कि एक पीक लेवल है, मतलब एक वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन है। अभी इनकी कुछ कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटीज, फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है अच्छे से, बट आगे चल के जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वो यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा, तो इनके मार्जिन एक्सपेंशन का भी हमें स्कोप दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है इनका, वहां पर इनके मार्जिन अभी बहुत कम है, आई थिंक 5-6% के अराउंड है, जिसको ये टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 12 से 13% लेकर के जाए। तो हमें दिख रहा है स्कोप कि आगे चल के इंडिया डेवलप करेगा तो इनके रेवेन्यू भी बढ़ेंगे और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो लॉन्ग रन में अगर आप पर्सपेक्टिव देखो तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाली कंपनी नजर आ रही है। बट अभी शॉर्ट टर्म में इनके साथ ये स्टॉक क्यों इतना मैसिव लेवल से गिरा हुआ है? रीजन ये है कि इस फॉल में कंपनी बेसिकली आई थिंक 2024 के नवंबर के आसपास ये नॉर्म्स आया था कि जैसे आपने को कंबशन व्हीकल, मोटरसाइकिल्स, कार वगैरह में देखा था कि सरकार जो है इंजन चेंज कर रही है, तो लो पॉल्यूटेंट इंजन को प्रमोट करने के लिए पुरानी व्हीकल्स के इंजन को डिस्कार्ड करने को कह रही है। सिमिलर चेंज जो है इस इंडस्ट्री में भी आया, जहां पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की जो मशीनें हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको भी BS3 BS4 से BS5 की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए गवर्नमेंट फोर्स करने लगी। तो हुआ ये कि अब जो BS5 है वो महंगा है,
तो लोगों को लगा कि भाई BS5 का जो दाम है वो बढ़ने वाला है, इससे बेहतर है कि अभी जो हमारे को मिल रहा है कम प्राइस में, हम लोग उस BS3 BS4 को खरीद लेते हैं, क्योंकि अब तो वो आएगा नहीं, BS5 आएगा डायरेक्ट, महंगा आएगा। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोगों ने पहले ही खरीद लिया। तो जो परचेज आगे आने वाले FY26 में होने वाला था, उसका समझ लो आप 50-60% FY25 में ही हो गया, जिस वजह से उसी वक्त मैनेजमेंट ने कह दिया था कि भैया हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2026 रहेगा, यहाँ पर हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और यही प्राइम रीजन था कि स्टॉक गिरता गया गिरता गया गिरता गया, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पर ग्रोथ नहीं दिखी कंपनी को, मैनेजमेंट ने पहले बताया था। उसके बाद ये भी एक रीज़न था कि जैसे BS5 आ गया तो उसमें जो प्राइसेस थे वो काफ़ी हाई थे, तो कस्टमर्स को उस प्राइस के साथ एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, वो बोलकर कस्टमर खरीदना चालू कर दे और वेट ना करे कि चलो आगे जाकर प्राइस गिरेगा, ऐसा कुछ वेट ना करें। तो वो टाइम लिया कस्टमर्स ने, लगभग 8 से 9 महीना हो गया है उस न्यूज़ को, इनफैक्ट 1 साल हो गया है, आज 1 साल से ऊपर ही हो गया है। तो उस बेसिस पर कंपनी की रेवेन्यू प्रॉफिट सब गिरी और स्टॉक प्राइस भी गिरा। लेकिन अब चेंज ये आ रहा है कि पिछले 1 साल से ऊपर से कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट्स डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन अभी जो दिसंबर 2025 गया है उसमें मैनेजमेंट ने ये कंफर्म किया है कि हमें जो है कस्टमर के साइड से एक्टिवनेस अब देखने को मिल रही है, कस्टमर्स अब धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं और जो ऑर्डर्स है उसको प्लेस करना चालू कर रहे हैं। तो ये एक की पॉइंट है जहां से हमें एग्जैक्टली स्टॉक रिवर्स भी करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो लेवल आप देख रहे हो, यहाँ से एक रिवर्सल का साइन इंडिकेट हो रहा है, और ये तभी बन पा रहा है जब मैनेजमेंट ने ये कंफर्म किया कि हाँ भाई, जिस रीजन की वजह से हेडविंड चल रही थी और प्रोबेबली स्टॉक भी गिर रहा था, वो रीजन जो है हमें अब थोड़ा सा डाइल्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, हम लोग पॉजिटिविटी के साइड बढ़ रहे हैं। और भी 3-4 फैक्टर्स है जो कि हमें बता रहे हैं कि हाँ, अब आने वाला फ्यूचर कंपनी के लिए अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो इन्होंने न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जिसको आप एक इनोवेशन कह सकते हो। अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में AI का यूज करके इन्होंने सेफ्टी सिस्टम को इन्हांस किया है, कुछ कुछ चीज़ों को ऑटोमेशन पर लाई है। यानी यहाँ पर भी अगर इन क्रेन्स को लोग खरीदते हैं तो इसमें आदमी की भी कई पॉइंट पर जरूरत नहीं होती है, तो एक वहाँ पर लेबर चार्ज बचता है। तो उस हिसाब से इनोवेशंस लाया है, जिस वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, और मैनेजमेंट ने ये कंफर्म किया है कि वाकई कस्टमर्स इन सब चीज़ों को देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो वी आर एक्चुअली गेटिंग गुड रिजल्ट्स। ठीक है, अभी ये शुरुआती है और शुरुआती चीज़ अच्छी चल रही है। इसके साथ साथ जो रिजल्ट आया है Q3 का रिजल्ट आया था इनका दिसंबर 2026 का, तो उसमें रिजल्ट्स कंपेरेटिवली अच्छा है इन कंपैरिजन टू Q2 FY26। ठीक है, तो रीज़न वही है कि अपने को पिछला 8-9 महीना बहुत ही ज़्यादा बेकार कंपनी का सेल्स रेवेन्यू रहा, प्रॉफिट्स घटा, इनफैक्ट डी ग्रोथ हमें देखने को मिला था एक क्वार्टर में प्रॉफिट का भी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें Q3 FY26 से हमें धीरे धीरे संभलती हुई नजर आ रही है, एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि अब जो हमारा Q4 का रिजल्ट आएगा, आई थिंक अगले 10-15 दिन में आ जाना चाहिए, तो वहाँ पर हमें चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद और अपॉर्चुनिटी क्या है कंपनी में? सो वी आर लुकिंग अहेड, वी एक्सपेक्ट टाइमली प्रोजेक्ट अवार्ड्स कि अब इनको ऑर्डर्स मिलना चालू होंगे, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगी, गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसी भी आ रही है, और हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग क्रिएट अ फेवरेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट फॉर द कंपनी इन द अपकमिंग क्वार्टर। इसके ऊपर अभी जो इंडिया US की FTA डील हुई है, सॉरी, यूरोपियन यूनियन और इंडिया की FTA डील हुई है, और US डील में भी हमें 18% का भी टैरिफ मिला हुआ है, वो सारी चीज़ें भी कंपनी के फेवर में है, क्योंकि कंपनी अब एक्सपोर्ट साइड पर फोकस कर रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूरोपियन यूनियन में अभी कंपनी ने शुरुआत ही किया था, अभी इनका एक्सपोर्ट आई थिंक 8-9% के अराउंड है, जिसको ये 10-12% के अराउंड लेकर के जाना चाहती हैं। तो जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे, तो वो सारी ही चीज़ें कंपनी के लिए बेटर है। प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तो हर साल आप देखोगे गवर्नमेंट कैपेक्स करती ही है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द इकोनॉमी। तो जब गवर्नमेंट कैपेक्स करती है तो मोस्टली आप देखोगे रेल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में पैसा जाता है, और वहीं पर इस कंपनी का भी प्रोजेक्ट जाता है। तो वो सेक्टर्स अगर बढ़ेंगे तो ये कंपनी का भी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और भी मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपनी के पास। बट उससे पहले एक और बड़ी अपडेट हमें मैनेजमेंट ने दी है कि हमारे जो क्रेन्स हैं वो मोस्टली 30 से 35 टन के आसपास होते हैं। इससे बड़े बड़े जो क्रेन्स हैं उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा निकलता है। ठीक है, लेकिन वो सेगमेंट में जहाँ पर कंपनी अभी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना रही है, क्योंकि उस सेगमेंट में चाइनीज़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, या कोई कॉमर्स कमेटी थी उसको बताया था, तो उस कमेटी ने जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उनको अपडेट किया था कि भाई आपको कुछ ना कुछ इस चाइनीज़ कंपटीशन पर काम करना चाहिए। तो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज सजेस्ट किया था, बट वो अभी तक आया नहीं है, उसका कंपनी वेट कर रही है। एंड अगर वो आ जाता है तो इस कंपनी को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी है। भले ही आज के डेट में वो प्रोडक्ट कंपनी का रेवेन्यू में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है, बट येस, नो डाउट अपॉर्चुनिटी तो है। उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी बना के रखी है। जहाँ पर 400 की कैपेसिटी है, वहाँ पर कंपनी सिर्फ 50-60
क्रेन्स ही बनाती है। तो अगर चाइनीज कंपटीशन पर कुछ एक्शन लिया जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी जाएगी, तो कंपनी को फायदा होगा। तो आप इस चीज़ पर भी वॉच रखना, न्यूज़ ट्रैक करते रहना कि क्या हेवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स पर जो चाइना से आते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज लग रही है। इफ़ येस, देन इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा अभी इसको मिलने वाला है कि अभी इस साल का जो बजट रहा है उसमें आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पर गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम निकाली है 200 करोड़ के आसपास की। तो मेनली गवर्नमेंट उन्हीं प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहती है जो हेविली इंपोर्ट किए जाते हैं, तो ताकि उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में बनना चालू हो। और क्योंकि इस कंपनी का ऑलरेडी एक्सपर्टीज है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, तो ये स्कीम कंपनी के लिए फायदेमंद होगी, जिसका हमें असर अगले 3 से 4 महीने के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ कुछ रीजंस हैं जो कलेक्टिवली हमें बता रहे हैं कि आने वाले समय में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट्स इंप्रूव होने वाली है। तो जो घट गई थी FY25 में वो अब ठीक होने वाली है। तो इसीलिए जो स्टॉक प्राइस गिर गया था वो भी अब ठीक हो सकता है। फिर अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले इनका एक और अपडेट आया है कि इनका काटो जापान की एक कंपनी है, उनके साथ जॉइंट वेंचर आ चुका है। तो उस जॉइंट वेंचर के अंदर कंपनी हेवी क्रेन्स ही बना करके बेचेगी। तो उसकी वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जो मैंने आपको बताया था कंपनी की कुछ 400 की प्रोडक्शन, 400 हेवी क्रेन्स बनाने की ऑलरेडी फैक्ट्रीज वगैरह बनी हुई है, बट बनती सिर्फ 60 ही है। तो वो जो 60 है वो आगे चल के 120, 200 ऐसे बढ़ जाएगा ड्यू टू दिस जेवी। एंड अगर चाइनीज इंपोर्ट ड्यूटीज भी आ जाती है तो और अच्छी बात हो जाती है। कंपनी 10% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से और 4 to 5% रेवेन्यू डिफेंस से टारगेट कर रही है FY27 में। तो दिस इज गुड बिकॉज इसको कहते हैं एक तरीके से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना डिफरेंट सेक्टर्स में, विच इज वेरी गुड फॉर अ कंपनी टू डू। सिटी एक्सपेंशन पर कंपनी ने कुछ डिटेल प्रोवाइड की है कि अभी इनकी कैपेसिटी मान के चलो 5500 से 6000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू बनाने की है। बट क्योंकि FY26 में और इससे पहले के ईयर के एंड में से हमें देखने को मिल रहा है कि पहले तो कंपनी का प्री परचेज हो गया था प्रोडक्ट, दूसरा जो कस्टमर्स नया प्राइस को देख रहे थे उनसे हजम नहीं हो रहा था, तो वो वेट कर रहे थे कि प्राइस डाउन हुए, बट डाउन नहीं हो रहा बिकॉज दिस इज द न्यू नॉर्मल। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में भी कस्टमर्स को टाइम लगा। इन सब चीज़ों की वजह से सेल्स गिरी। इसके अलावा ट्रंप का जो टैरिफ वैरिफ का सिनेरियो चल रहा था उसकी वजह से भी कंपनी पर इम्पैक्ट आया। उसके बाद सम एक्सटेंडेड मानसून भी आपने देखा था FY26 में ही, पहले एक तो आ गया था जिस वजह से, और बहुत ही लेट तक भी चला था, अनप्रिडिक्टेबल टाइप था। तो वो भी कंपनी के बिजनेस में इम्पैक्ट किया, क्योंकि इवेंचुअली उस टाइप का मॉनसून आपके कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। तो ये सब रीजन के कारण आपको इवेंचुअली देखने को मिला कि कंपनी की जो कैपेसिटी है, जो 5500 के आसपास रेवेन्यू करने की है, वो सिर्फ 3300 से 3400 करोड़ की रेवेन्यू कर पा रही है। ठीक है, तो कि हमें कंपनी की कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड होती हुई दिखा रही है, विच शोज की कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। और जब भी ये सिनेरियो बनता है तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर इम्पैक्ट होता है। अब जैसे मान के चलो आपके पास 100 मशीन बनाने वाली फैक्ट्री है और आपने उसी हिसाब से लेबर भी, इंप्लॉइज भी हायर कर रखे हैं, उसी हिसाब से आप बिजली बिल भी दे रहे हो, उसी हिसाब से आप रेंट भी दे रहे हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री बना के रखी है, लेकिन 100 की जगह आप बस 30 या 40 ही मशीन बना पा रहे हो। तो बाकी का जो 60 मशीन जो बननी चाहिए थी, उस पर आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट आना चाहिए थी, वो तो नहीं आ रहा है, बस सिर्फ खर्चा चला जा रहा है। तो इसीलिए कंपनी का जो कैपेसिटी है, जब उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ के 80, 85, 90 के आसपास जाती है, तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो सबसे हाईएस्ट रहती है उस पर्टिकुलर कैपेसिटी से, प्रोडक्शन कैपेसिटी से। वही इस कंपनी के साथ हो रहा है। तो अगर आप टावर क्रेन्स में देखोगे तो इनकी कैपेसिटी फुल है, और इनफैक्ट वो टावर क्रेन्स में कैपेसिटी की एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, बट अदर जो क्रेन्स है उसमें इनकी कैपेसिटी थोड़ी अंडर यूटिलाइज चल रही है। सो व्हेन यू सी 80% ऑफ टावर क्रेन कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक चल रहे हैं, जिसको कि वो एक्सपैंड कर रहे हैं 800 से 1100 यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे इन FY27 इस साल में। जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उन्होंने एक्सपैंड की थी FY25 में ही, बट क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ गई बीच बीच में, जो मैंने आपको बताया ये प्रॉब्लम्स के बारे में, उस वजह से इनकी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पाई। बट अब क्योंकि चीज़ें रिजॉल्व हो रही है और धीरे धीरे अगर हमें इनकी यहाँ से एक आध 2 क्वार्टर में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो बहुत बहुत अच्छी बात होती है। और आई एम टेलिंग यू, Q4 FY26 जो भी आने वाला क्वार्टर है, जिसके बारे में हम अपडेटेड वीडियो बनाएंगे, अगर उसमें हमें इंप्रूवमेंट नजर आता है तब तो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी इन दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट, क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस भी अभी कम ही चल रही है। फ्यूचर की ग्रोथ गाइडेंस भी कंपनी दे रही है, जैसे इन्होंने आज से 6-8 महीना पहले बोल दिया था कि भाई हम लोग FY26 में नहीं ग्रो कर पाएंगे, फ्लैट रहेंगे, वैसे ही अब ये क्या गाइड कर रहे हैं कि FY29-30 तक ये 6 से 7 हजार करोड़ की रेवेन्यू कर लेंगे, और करंट लेवल आपका 3300 के आसपास है, यानी 3 से 4 साल में डबल कर लेंगे, विच मीन्स अगले 4 साल में 20 से 25% के CAGR से ग्रो करेंगे। और 25% के आसपास की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ रेट पर आज की जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो कंपेरेटिवली चीप है। इसको होना चाहिए इन कंपैरिजन टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इसको 35 के आसपास होती तो बढ़िया होता,
फेयर होता, उससे ज़्यादा होता तो ओवर वैल्यूड होता, बट आज 25 है। दैट मीन्स आने वाली ग्रोथ के कंपैरिजन में आज की वैल्यूएशन कम है, विच सजेस्ट एन अपॉर्चुनिटी इन दिस स्टॉक। कंक्लूजन यही है कि ये स्टॉक पिछले 10-12 महीने से लगातार गिर रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैनेजमेंट ने पहले बता दिया था कि जो अपना 2026 का फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है बॉस, इसमें हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, चाहे वो अर्ली परचेस की वजह से हो, न्यू हायर प्राइसेस ऑफ द अपग्रेडेड इंजन प्रोडक्ट की वजह से हो, ट्रम्प के टैरिफ की वजह से हो, अनइवन मानसून की वजह से हो, उन सब रीजन के कारण कंपनी का सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिट्स नहीं ग्रो कर पाया। बट अब क्या है ना, हमें वेरियस फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं कि अब ये आने वाले समय में ग्रो करेगा, और यही सेम बात इस कंपनी की मैनेजमेंट भी कंफर्म कर रही है। फिर चाहे वो जो ट्रेड डील्स हुई है इंडिया यूके की, इंडिया यूएस की, इंडिया मिडिल ईस्ट की, वो सारी ट्रेड डील्स की वजह से हमें एक्सपोर्ट साइड पर कंपनी का पुश देखने को मिलेगा। तो कंपनी तो एक्सपोर्ट टारगेट कर ही रही है, और जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन जनरली हाई देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी डिफेंस सेगमेंट में भी जाते हुए नजर आ रही है। एक और ग्रोथ फैक्टर ये है कि जब इलेक्शन 2024 का था, उसके बाद हमें गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर पर स्लो डाउन देखने को मिला था। अब धीरे धीरे वो स्लो डाउन चेंज हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन वगैरह सब मामला तमाम हो चुका है, तो अब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही है। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को नॉर्मलाइज करेगी, और जो बजट निकाला है उस बजट को एक्चुअली में खर्च करेगी। तो उस हिसाब से फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में एक बूस्ट देखने को मिलेगा, और उस हिसाब से फिर कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। कि इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने किस तरीके से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए एक टाइप की पीएलआई स्कीम निकाली है, तो उससे भी इस कंपनी को फायदा देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा अगर गवर्नमेंट चाइनीज इंपोर्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा देती है, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाती है, तो उससे भी कंपनी को फायदा होगा। फिर कंपनी की नई जेवी है, जॉइंट वेंचर काटो जापान के साथ, उससे भी कंपनी की ग्रोथ आनी एक्सपेक्टेड है। फिर एक और चीज़ कि पिछले कुछ समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के भी अगर आप स्टॉक देखो, चाहे अशोका बिल्डकॉन हो, केएनआर कंस्ट्रक्शन हो, ये सारे ही एचजी इंफ्रा, ये सारे ही स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं। इसका रीज़न ये था उस समय पर कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर्स देना था वो ऑर्डर्स कम कर दिए थे देना, क्योंकि भाई गवर्नमेंट इलेक्शन वगैरह में बिजी थी। बट वही ऑर्डर्स अब रोड इंफ्रा कंपनीज को मिलना चालू हो चुके हैं, वहाँ पे भी चीज़ें अब बैक टू नॉर्मल हो रही है। तो उससे भी फिर हमें इंडिकेट होता है कि चलो वहाँ से, उस सेक्टर से हमें अगेन कंपनी की प्रोडक्ट डिमांड सर्ज होती हुई दिखाई देगी। तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिस पर हमें प्रोबेबली आने वाले समय में स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। नाउ हैविंग सेड दैट, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पर्सपेक्टिव से आपको बताई है, एनालिसिस पूरा करके दिखाया है आपको। अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल्स देखते हो तो कंपनी जीरो डेट कंपनी है, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉग है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव मेरा इसको लेकर के पॉजिटिव है, बट ये मेरी एनालिसिस है, मेरी पर्सपेक्टिव है, जो एक सिंपल एजुकेशन पर्पज के लिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना हम चाहते हैं कि आप मेरे बोलने पर स्टॉक जाकर के खरीद लो। हम चाहते हैं कि आप मेरी जो एनालिसिस है उसको समझकर आप अपनी एनालिसिस करो और फिर कोई डिसीजन लो। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।